हेलो दोस्तों। और क्या हाल है? बढ़िया है ना सब? मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। ठीक है, जिसमें मैं आपको एक दिन अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ और एक दिन डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिक्स प्रैक्टिस कराता हूँ, ताकि आपकी स्पीड जो है हर फील्ड में, मतलब ये है कि डाटा इंटरप्रिटेशन में, नंबर सीरीज में भी और अर्थमेटिक में भी इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कम से कम आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ना पूरी तरह, दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, जब आप पढ़ते हो क्वेश्चन को 2 बार, 1-3 बार, तो आपको हर बार नया कुछ मिलता है पर उसमें सीखने को कि दिया क्या क्या है। ठीक है, और आपका माइंड दौड़ता है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद तो मैं बताने के लिए बैठा ही हूँ। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है यदि अजय अपनी 83.33% दक्षता से कार्य करता है तो वह किसी कार्य को 72 दिनों में पूरा करता है। यदि अरुण अजय की तुलना में आधी कुशल है, तो बताइए कि यदि अजय अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करे, ठीक है, तो अजय और अरुण दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज दे रखा है, किसका? अजय एंड अरुण की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। क्या बोला है कि अरुण जो है अजय की तुलना में आधी कुशल है। अजय को अगर हम 2 मान लें तो ये आधा कुशल है, मतलब क्या? 1 होगा। इनकी इफिशियंसी का रेशियो मिल गया हमें। अब आगे यहाँ पे पहले दिया हुआ है कि यदि अजय अपनी 83.33% दक्षता से कार्य करता है तो वह किसी कार्य को 72 दिन में पूरा करता है। तो एक बात बताइए कि हमें क्या चाहिए? सबसे पहला हमारा जो फंडा होता है कि हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ वो चाहिए कि अजय, अगर अजय की बात हो रही है तो 100% दक्षता के साथ वो कितने दिन में कार्य करेगा, ये हमें पता होना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो 100% दक्षता के साथ कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, तो 100% दक्षता के साथ कार्य कैसे करेगा? तो एक बात बताइए कि वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, इतना तो पता है। ठीक, तो एक बात बताइए कि ये 83.633% दक्षता से साकार कर रहा है, 83 दशमलव, तो 83.33% दक्षता के साथ कार्य कर रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है? 72 दिन। अब आप बताइए कि अगर हमें कार्य यही करना है तो वर्क तो सेम है, तो इफिशियंसी एंड टाइम भी क्या होगा? सेम होगा। सॉरी, यहाँ पे अब इफिशियंसी की हमें क्या कह रहा है? ठीक है, एफिशिएंसी कह रहा है कि 100% दक्षता के साथ, तब टाइम कितना लगेगा आप बताओ? अगर काम वही करना है तो यहां पे देखिए कि 83.33% दक्षता के साथ वो कितने दिन में, 72 दिन में कार्य कर रहा था। काम हमें वही करना है, मतलब वर्क हमारा सेम है, तो वर्क सेम है तो इफिशियंसी इनटू टाइम मल्टीप्लाई तो होगा ही।
अब कह रहा है कि जो हमारा बाद में है कि हमें 100% दक्षता के साथ कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। मुझे क्या क्या ज्ञात करना है कि 100% दक्षता के साथ वो कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। उसके बाद सारी कहानियां होंगी ना, तो टाइम कितना लगेगा, इसका मान कितना होता है। जाहिर सी बात है कि 5/6 होता है 72। और 100% मतलब क्या, अब भाई परसेंटेज हटाएंगे तो 100/100 करेंगे तो कहाँ आएगा, एक ही आएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 12 पंचे 60, तो टाइम कितना लगेगा, 60 दिन। तो आप सोच भी सकते थे कि ये भाई 83.33% दक्षता से कार्य कर रहा है, तो 72 दिन लग रहा है। अगर वो अपनी 100% दक्षता से कार्य करेगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर सकते थे, जो टाइम दिया है उसमें एफिशिएंसी से गुणा कर करके आप निकाल सकते थे कि वो कितने दिन में कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 100% मतलब एक, और एक से भाग देने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे 5/6 उड़ते 12 हो गया, अगर मैं यहाँ से एक से भाग दे दूं इसमें, तो हमें कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं आएगा। तो वही बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो अब हमें कितना मिल गया टाइम, इतना। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है कि अगर अब हमें टोटल वर्क निकालना हुआ तो, अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना हुआ तो हमें क्या चाहिए, अजय की इफिशियंसी और अरुण की इफिशियंसी का रेशियो दिया है। हम मान लेते हैं कि अजय की इफिशियंसी कितनी है, 2A मान सकते हैं, 2B मान सकते हैं, जो भी इच्छा हो आपकी मान सकते हैं। अगर आप नहीं भी मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अरुण की हमने मान लिया A, और इसकी क्या हो जाएगी 2A। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा, अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल वर्क बराबर कितना होगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। इतना तो याद ही होगा आपको। तो ए अजय का, ये कितना अजय, अजय की इफिशियंसी कितनी है 2A, टाइम कितना लग रहा है 60 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 120A। तो बोल रहा है ना कि तो बताइए कि यदि अजय अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करे, तो पूर्ण दक्षता से तो मैंने कार्य करा दिया, ठीक है, क्योंकि पूर्ण दक्षता से कार्य कर रहा है तो कितना 60 दिन लग रहा है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 120। कह रहा है तो अजय और अरुण दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमें टोटल वर्क भी मिल गया। अब इसी कार्य को क्या करना है, अजय और अरुण द्वारा कितना टाइम लेंगे, तो अजय प्लस अरुण कितना टाइम लेंगे भाई, वर्क तो हमारे पास पता है ना कितना है, काम तो यही कराना है 120A। अगर हमें टाइम चाहिए तो टाइम क्या करेंगे, इफिशियंसी से भाग दे देंगे। अब इफिशियंसी हम कौन सा लेंगे भाई, अजय और अरुण दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी से भाग देंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 भाई, A और 2A 3 है, A से A कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 40। तो 40 दिन में ये दोनों क्या करेंगे, कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कौन सा सही है, ये सी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, और ये जो इतना कैलकुलेशन किया हमने, ये करना ही नहीं था आपको, आप माइंड में कर सकते थे। आपको पता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100% का जो अगर मैं निकालना चाहूँ तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 83.33% का हमें मान रखना है और 72 से गुणा कर देना है, वही हमारा क्या होगा, टाइम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक से भाग देंगे हम इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा कोई नहीं, तो टाइम भी तो वही आएगा। अगर टाइम आ गया तो यहाँ इफिशियंसी का इनका रेशियो मिल गया, तो हम मान टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या होगा हमारा 120 हो गया। अब माइंड में ही क्या करना है, दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी से हम भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों का अगर मिल के काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी से भाग दे दिया तो हमें मिल जाए टाइम, टाइम मिल पता चल गया। तो बात समझ में आई। तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, तो माइंड में कर सकते हैं, इतनी लिख एक भी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सारे के सारे आप माइंड में कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये जो है कई तरीके होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सुटेबल लगता है। मैं तो सारे बताता हूँ, कभी बेसिक से बताता हूँ, कभी शॉर्ट मेथड, कभी रेशियो मेथड, कभी मिक्सचर एलिगेशन, जो भी मैं बताना चाहता हूँ सारे के सारे बताता हूँ, ताकि आप कभी भी ये ना कहो कि ये सर ने आपने ये तरीका हमें नहीं बताया। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई।
तो आप इसे पढ़िए ध्यान से, जितना हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को ये है कि पढ़ते ही धड़ल्ले से आप लगाना मत स्टार्ट कीजिए, वो तो काम आपका एग्जाम का है। आप पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है और क्या हम इसमें करें कि हमारा जो पूछ रहा है वो आंसर हमारा आए। सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपको सोचना है कि हम इसमें क्या ऐसा करें, क्या निकालें कि जो हम उससे पूछ रहा है वो हम बता सकें। ठीक है, या फिर हम क्या ऐसा माने। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। पढ़ लिया होगा आपने, समझने की कोशिश भी की होगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है यदि एक दुकानदार किसी कुर्सी का मूल्य उसकी लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यदि वह छूट प्रतिशत को 10 से घटाकर 8% कर देता है तो लाभ में 12% की वृद्धि होती है। तो बताइए कि यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा। बात समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे हम क्या माने। आप चाहो तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सबका रेशियो निकालो। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट 10% था तो दो कंडीशन आएगी। फर्स्ट, बाद में 8% कर दिया गया तो उनके सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर निकाल लेना, यही आएगा। तो वो रेशियो मेथड पे मैं एक और मेथड बताता हूँ आपको कि आप मान लीजिए ये भी सिंपल है, वो भी सिंपल है। हम मान लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100x है। 100x इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे 50, 10, 8, 20 मतलब कहने का अर्थ कोई भी दशमलव में नहीं है, इसलिए हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। आप 200, 300, 400 मान सकते हो। ऐसा मानना कि ताकि दशमलव में ना आए, और वो तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई, कह रहा है कि 50% अधिक अंकित करते हैं। तो मार्क प्राइस की बात कर रहा है कि 50% अधिक अंकित करते हैं कॉस्ट प्राइस से, लागत मूल्य से 50% अधिक। तो एक बात बताइए कि इसका 50% क्या होगा? 50% 50x ही होगा ना। 50% मतलब क्या निकाल सकते हो, 100x का 50% मतलब आधा। आधा कितना होगा? 50x। तो अधिक अंकित पहले 100 था, अब 150 अधिक अंकित किया तो कितना हो जाएगा मार्क प्राइस? 150x। कह रहा है कि यदि वह छूट प्रतिशत को 10% से घटाकर 8% कर दिया जाए तो पहले डिस्काउंट वो कितना देता था? पहले डिस्काउंट वो देता था 10% का, ये माइनस है सॉरी, ठीक है यहाँ पे। तो इसका 10% कितना होगा? भाई 10% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देगा ना। जैसे आप मॉल में जाते हो तो क्या करते हो, जो प्राइस टैग लगा होता है एमआरपी, उसी पे डिस्काउंट मांगते हो ना। तो यहाँ पे कितना है इसका मार्क प्राइस? 150, तो इसका 10% डिस्काउंट दे रहा मतलब इसका 10% कितना होगा? जाहिर सी बात है कि 10% निकाल सकते हो, कितना होगा? 15x। तो 15 का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? 150x का सामान है, 15x कम लेगा वो, 10% कम लिया तो मतलब 135x में बेच देगा। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? इतनी। कह रहा है कि पहले की बात हो रही थी, ये हमारी क्या थी? पहले। लेकिन अब कह रहा है कि 8% कर देता है। पहले 10% डिस्काउंट देता था, अब 8% कर दिया। तो मार्क प्राइस तो वही है ना, डिस्काउंट में सिर्फ चेंज किया है। तो पहले भी मार्क मार्क प्राइस हमारा कितना था? 150x। अब भी क्या होगा? 150x ही होगा। तो अब डिस्काउंट उसने क्या कर दिया? 8% कर दिया। तो 8% का मान कितना होगा? निकाल सकते हो, 15 अट्ठे 120 मतलब 12। डिस्काउंट कितना? 12x का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 150x सामान था, अब कितना हो रहा है? 138x में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस ये भी है हमारी। तो कह रहा है कि लाभ में 12% की वृद्धि हुई। तो एक बात बताइए कि लाभ कैसे हम निकालते हैं? लाभ कैसे निकालते हैं हम? हमें पता होना चाहिए ना, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो दोनों की सेम है ना, कॉस्ट प्राइस यहाँ भी वही है, कॉस्ट प्राइस यहाँ भी। अगर आप चाहो तो भाई रख सकते हो, ठीक है चलो मान लेते हैं कि यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें पहले वाले में। तो मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, पहले और बाद में प्रॉफिट कितने की हो रही है। ठीक है, पहले प्रॉफिट कितनी की हो रही थी भाई? 135 में बेच रहा था, 100 का सामान था तो 35x की प्रॉफिट हो रही थी। अब बाद में कितने की प्रॉफिट हो रही है? 100 का सामान था, 138 में बेचा तो 38 की प्रॉफिट हो रही है। तो कह रहा है ना, तो लाभ में 12 रुपए की वृद्धि हुई। तो एक बात बताइए यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई अगर देखा जाए तो?
पहले लाभ 35 की हो रही थी, बाद में 38 की, तो यहाँ पे 3x का लाभ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा आप देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर हमारी सेम है तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर हमारी दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का अंतर देख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस में कितने की वृद्धि हो रही है? 3x की। तो 3x बराबर कितना? 12 की वृद्धि हो रही है। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 4। x बराबर हमारा कितना आ गया? 4। तो कह रहा है कि ये तो बताइए, यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे कितने का लाभ होगा? तो अब रख लेते हैं हम, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, x बराबर 4, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 400। और हमारी मार्क प्राइस कितनी आ गई? 15 चौका 60, 600। कितनी आ गई? 600। अब कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट, अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो 20% का डिस्काउंट किसके बराबर होगा? 6 दूनी 12, 120 रुपए का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ जाएगी? 480 आएगी। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई? 480। सामान कितने का था? 400 का। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें? भाई 480 को बेचा हमने मार्क सेलिंग प्राइस, और 400 का सामान था, माइनस है सॉरी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपए का। तो ये चीज़ें जो थी, क्या लिखने की ज़रूरत थी? नहीं ना, ये तो माइंड में ही कर सकते थे। बात मेरी समझ में आई? समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? तो आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन मैं हर रोज बताता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? कह रहा है एक व्यवसाय में विनय और मंजीत ने क्रमशः 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया, जबकि विनय और अभिषेक ने 3 और 2 के अनुपात में निवेश किया। यदि मंजीत और अभिषेक द्वारा प्राप्त लाभ में अंतर जो है 1575 का है, तो लाभ में विनय का हिस्सा कितना है ये बताना है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है, ठीक है? तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि प्रॉफिट का अगर हमें रेशियो डिवाइड, प्रॉफिट डिवाइड करना है तो हम किस में डिवाइड करते हैं? इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या 3 लोगों के बीच का जो होता है, और उनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे 2 या 3 लोग हैं तो उनके टाइम और उन्हीं के इन्वेस्टमेंट का रेशियो गुणा करते हैं। दूसरे का भी ऐसे करते हैं, तीसरे का भी ऐसे करते हैं, तो हमारा क्या जाता है वो प्रॉफिट। तो उनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट नहीं आता एग्जैक्ट प्रॉफिट, क्या करते हैं उनके बीच का हम रेशियो निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये मत सोचिएगा कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई जो है वो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट नहीं आता, लेकिन हाँ उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, ये बात होती है, ठीक है? तो कौन कौन है पहले हम देख लेते हैं। कौन है? विनय है, और कौन है? मंजीत है, ठीक है? 4-5 के अनुपात में इनका इन्वेस्टमेंट है। और फिर क्या है? जबकि विनय, फिर और कौन है? अभिषेक की बात हो रही है, 3 और 2 की रेशियो में है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे विनय 4 है, यहाँ पे विनय 3 है, ठीक है? तो भाई एक ही विनय है, वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है? बात तो एक ही इन्वेस्टमेंट की कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बात तो एक ही इन्वेस्टमेंट की हो रही है ना, तो अलग अलग मान तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले इसको बराबर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें और यहाँ पे 4 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ये भी 12, बराबर हो गया। तो हमें क्या करना है भाई, अब हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया तो हमें यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो हमारा बराबर रहेगा, क्योंकि रेशियो के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर 3 का किया तो यहाँ भी 3 का, तभी तो हमारा क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ 4 किया तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा।
तभी तो रेशियो बराबर हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो अब मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, विनय, मंजीत और अभिषेक मर्ज कर लीजिए। यहाँ भी विनय 12 है, यहाँ भी विनय 12 है, तो 12 12 और ये कितना है 15, और ये अभिषेक कितना आ गया 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ 8 आना चाहिए 8। ये हमारा क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट का रेशियो डिवाइड करना है, तो टाइम भी तो चाहिए, लेकिन इसने कहीं भी टाइम की जिक्र तो किया ही नहीं है। तो अब बात फंस गई कि टाइम का जिक्र तो किया नहीं इसने। तो जब इसने टाइम के बारे में कुछ ना कहा हो, तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो वही हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है। हम ये सोच के चलते हैं कि जो टाइम है वो सबके लिए सेम है। अगर नहीं दिया है तो टाइम, या फिर कुछ कहा नहीं है तो यही है कि उनका जो टाइम है वो सेम है। तो टाइम कुछ भी रखो, अगर 12 महीने 1 साल रखोगे तो सब में एक का गुणा, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। 12 15 एंड 8 का। ठीक, इतनी बात समझ में आई। कह रहा है यदि मंजीत और अभिषेक द्वारा प्राप्त लाभ में इतने का अंतर है, तो आप चाहो तो इसको मान सकते हो कि 12x 15x और 8x, मतलब विनय को 12x प्रॉफिट मिला, मंजीत को 15x, इसको 8x। या फिर ऐसे ही मान लो, कह रहा है ना कि मंजीत और अभिषेक द्वारा प्राप्त लाभ, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने का अंतर है, 7 यूनिट का। ये 15 यूनिट है, ये 8 यूनिट, तो 7 यूनिट का अंतर है। तो ये कह रहा नहीं 1575 का अंतर है भाई। मैं कह रहा हूं कि 7 यूनिट का अंतर है, तो ये कह रहा नहीं 1575 यूनिट का अंतर है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 से भाग दिया, ये कितना आएगा 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मतलब 225। एक यूनिट का मान 225। तो पूछ रहा है कि विनय का लाभ का हिस्सा क्या था, तो विनय का लाभ का हिस्सा कितना था भाई, ये है ना हमारा विनय 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का गुणा कर देते हैं, एक यूनिट का मान पता है, 12 यूनिट का कितना हो जाएगा 225। तो ये कितना होगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 मतलब 2640, और 12 पंचे 60, 2700 हो जाएगा। कितना 2700 इसमें है नहीं, तो नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, आपने किया भी है और नहीं किया है तो देख लीजिए कितना सिंपल था, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है यदि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्रमशः 15 और 7 है, यदि नाव की धारा के अनुकूल गति और धारा की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर है, तो बताइए नाव द्वारा धारा के अनुकूल 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एंड सी का रेशियो दे रखा है कितना, धारा मतलब बोट, करंट सॉरी धारा मतलब सी, और बोट मतलब बी। तो कितना दिया है, 15 एंड 7 का रेशियो दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे कह रहा है धारा के अनुकूल मतलब क्या, वी डाउन स्ट्रीम, और धारा की गति मतलब सी के बीच का अंतर दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि धारा के अनुकूल 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप बताओ कि अगर यहाँ पे दिया है कि बी एंड सी, तो अगर आप चाहो तो बोट की गति कितना मान सकते हो, 15x किलोमीटर प्रति घंटा और 7x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ पे भी इसने दे रखा है, तो v बराबर क्या होता है, वी डी एस, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल गति, बोट की चाल प्लस करंट की चाल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 15 7 22 x,
और माइनस क्या, सी का मान 7x 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15x बराबर 15 सीधा सीधा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक x का मान 1 आ गया, तो ये वापिस कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है, तो बताइए नाव द्वारा धारा के अनुकूल 550 चलने में कितना टाइम लगेगा। तो वी टाइम आप पूछ रहा है कितना, डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस कितना है, 550 किलोमीटर। आप बताइए कि अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल कितना डिस्टेंस स्पीड होगी इसकी। डिस्टेंस तो हमें पता है, स्पीड हमें चाहिए, तो स्पीड कितनी होगी, बी प्लस सी होता है। अरे वी डी एस बराबर क्या होता है, बी प्लस सी होता है, ये तो पता है ना। तो 15 7 22, 22 से भाग दे दिया, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 50, ये कितना 25। तो कितना घंटे लगेगा, 25 घंटे। तो कौन सा सही है, ए वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, ये माइंड में आप कर सकते थे। इतनी कहानियां जो मैंने लिखी वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लिखनी पड़ेगी। और अगर आप बिगनर हो तो ठीक है, लिखो, अच्छी बात है, फिर लिखो, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद आप फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस में लाओ कि आप माइंड में करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में या फिर अदर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे वो सारे के सारे पेपर पे लिखते हैं, वो माइंड में करते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है वो माइंड में करते हैं। अगर आपने पेपर पे किया तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी कम टाइम लो, 1 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो आप बताओ कि आप 20 मिनट में कितना क्वेश्चन करोगे, 20 ही मिनट तो 20 ही क्वेश्चन तो कर पाओगे। बात सही कह रहा हूँ कि नहीं। और इतना तो वे जो बिगिनर होता है वो भी टाइम लेता है, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन कर जाएगा, नंबर सीरीज कर जाएगा, 2 4 क्वेश्चन इसको कर लेगा, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन वो भी कर गया। आप समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, चाहे अर्थमेटिक हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, आपका सबको सब जो है माइंड में करने की कोशिश कीजिए। भले टाइम लगता है, आज अगर आप बैठे हो, चलिए अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा, पढ़ते रहिए, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप माइंड में नहीं करोगे तो भाई टाइम लेके जाओगे। जब टाइम लोगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ लोगों से पीछे रहोगे कि नहीं रहोगे। तो अगर आपको अभी सॉल्व करने में आपको लगता है कि इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं और हमें लग रहा है सिर्फ 5 मिनट लग जा रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में माइंड से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुश हो जाइए कि अभी 5 मिनट में तो माइंड में तो सॉल्व कर लिया हमने। सबसे बड़ी बात कि आपने माइंड में सॉल्व किया, चाहे 5 मिनट लगा चाहे 10 मिनट लगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस डेली बाय डेली करोगे ना, तो ये टाइम जो होता है वो धीरे 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 कम होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप माइंड में 1 मिनट में करोगे, और छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप उसे, मैं कहता हूं कि 20 सेकंड में माइंड में ही सॉल्व कर लोगे। अगर आपने 20 से 30 सेकंड भी मान लिया, ले लिया कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, तो 30 सेकंड मतलब 20 मिनट में कितना क्वेश्चन करेंगे, 40। अगर 40 क्वेश्चन तो भाई कर नहीं पाएंगे, किसी किसी में 1 मिनट भी लगेगा, ठीक है। तो 1 मिनट जिसमें लगेगा, किसी में 30 मिनट लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि 30 प्लस क्वेश्चन, आप 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन ना करके आए, 32 33 क्वेश्चन तो कर ही आएंगे। एक दो छूट जाता है तो वो अलग की बात है, कोई इसमें तब घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा इसे, बातें तो मैं करता रहूंगा आपसे। तो ये कह रहा है कि युवराज अपनी मासिक वेतन का 15% परिवहन पर खर्च करता है, यदि शेष में से वो 20% मनोरंजन पर खर्च करता, शेष में से भोजन पर ईएमआई पर खर्च कर का अनुपात जो दिया है इतना, यदि ईएमआई पर खर्च की गई राशि जो है इतनी है, तो उसका मासिक वेतन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसकी इनकम कितनी थी, 100x। क्या कह रहा है कि 15% परिवहन पे, 15% परिवहन पे, तो इस 100x का कितना, 15x, ठीक। और क्या कह रहा है, शेष में से वो कितना, 20% मनोरंजन पे, शेष कितना बच गया, 85x। आगे कह रहा है कि 20% मनोरंजन पे खर्च करता है, इंटरटेनमेंट पे, इंटरटेनमेंट पे खर्च कर रहा है, तो इसका 20% कितना होगा, 1/5। ये कितना हो जाएगा, 17x। 1/5 मतलब 17 × 5 = 85। यहाँ कितना बच गया, 17 × 4 = 68, ठीक।
ये कितना एंटरटेनमेंट पे कर सकते हो, परिवहन पे कर सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वो किसके रूप में है, ईएमआई के रूप में। तो हमें ईएमआई का मान पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पे कितना है, क्या कह रहा है कि भोजन फूड पे और ईएमआई पे, फूड और ईएमआई पे कितने का अनुपात है, 6 और 11 का अनुपात है। तो 68 को 6 11 के अनुपात में तोड़ सकते हो कि नहीं, मैंने बताया ना 66 को किसी को संख्या को अनुपात में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है। आप चाहो तो इसको मान लो कि 6a 11a, 6 11a बराबर कितना, मान लेते हैं कि इसको मिला 6a, इसको मिला 11a, ठीक है, इसको ईएमआई वाले को। तो 11a तो 11 6 17, तो 17a टोटल होगा भाई, इसको 6a मिला, इसको 11a, तो इसको कितना टोटल 17a। तो 17a बराबर कितना 68x, तो ए बराबर कितना 4x, यहाँ पे कितना था 6 था, तो इसको मिला कितना 24x, इसको भी कितना मिला 44x। ठीक, अगर आप विगनर हो तो, अगर नहीं हो तो सीधा सीधा ऐसे, अगर आप काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हो तो 6 तो सॉरी 11 और 6 17, 17 बराबर कितना 68, तो एक यूनिट का मान कितना 4, तो 6 यूनिट का मान 24, 11 यूनिट का मान 44, ये माइंड में ही कर लिया आपने, तो 44x। तो ये कह रहा है कि यदि वह ईएमआई पर 11,000 खर्च करता है तो उसकी मासिक वेतन कितनी होगी। हमारा जो ईएमआई पे आया वो कितना है 44x, वो कह रहा है नहीं 11,000, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 225 आएगा, सॉरी 250 इसलिए आएगा कि 11 चौके 44 कर दोगे और 1,000 में 4 से भाग दिया तो कितना 250 आएगा, माइंड में कर सकते थे। तो एक्स का मान 250 आ गया, तो हमसे इनकम पूछ रहा है, तो इनकम कितनी हो जाएगी भाई 250 में 100 से गुणा कर दिया, एक्स की जगह रख दिया ना 250, 3 जीरो बढ़ गया तो 25,000 आया। तो एक बात बताइए कि हमें ये लास्ट में देखना है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू जो दे रहा है वो किससे रिलेट कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि हमें ईएमआई की जरूरत है तो हम इसको नहीं निकालते हैं, कह रहा है ना कि 15% परिवहन पे खर्च कर रहा है तो हम 15% नहीं निकालते, 15% छोड़ के उसका 85% निकाल लेते हैं, 85% इतना। फिर कह रहा है कि 85 का 20%, तो 85 का 20% मनोरंजन पे, तो मनोरंजन की जरूरत नहीं है हमें ना, 20% मनोरंजन खर्च कर हटा देते हैं तो बचा कितना 80%, तो 85 का 80% निकाल लेते हैं तो कितना आएगा 68 आएगा। तो 68 को अब 6 11 के अनुपात में डिवाइड करते हैं तो इतना आ जाता। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें सिंपल लगेंगी कि आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो पूरा का पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ कि आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक मिक्सचर एलिगेशन से भी, एक सिंपल सॉरी बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड में क्या करना होगा आपको कि ये पी और क्यू का जो अनुपात दिया है लागत का, उसको हम क्या मान लेते हैं 11 16 दिया है भाई, तो रेशियो में है तो हम क्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 11x 16x रुपए पर केजी है, और 2 3 के अनुपात में है तो इसको 2y और 3y मानेंगे। तो टोटल क्या होगा भाई, मान लीजिए कि आप 11 रुपए किलो है और यहाँ 2 किलो है, तो क्या करोगे, अगर 2 किलो की प्राइस चाहिए हमें तो क्या करेंगे 11 दूना 22 और यहाँ पे 16 3 48, टोटल कॉस्ट प्राइस में पता चल जाएगी। और 2 3 5, 5 किलो यहाँ हो गया, अगर केजी मान रहे हैं तो मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे 60 रुपए में बेच रहा है, यहाँ से सारी कहानी करने के बाद में क्या कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी पर केजी की। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 5 किलो में कितने में बेचा, कितने में खरीदा था कितने में बेचा था, वो तो पता चल गया। प्रॉफिट में पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। तो चलिए, मैं अभी आज बेसिक नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको मैं बताऊंगा आज मिक्सचर एलिगेशन मेथड से यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए मिक्सचर एलिगेशन यूज करके बताता हूँ मैं, फिर किसी दिन मैं आपको बेसिक बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक बार बेसिक बताता हूँ, एक बार मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पी और क्यू की। अगर आप ट्राई करना चाहो, जो हमारे पास 7 पुराने जुड़े हैं वो तो ट्राई कर लेंगे क्योंकि मैंने हिंट दे दिया, ठीक। पी और क्यू की बात हो रही, तो यहाँ पे अगर हमारा क्या आ रहा है कॉस्ट प्राइस, पी की कॉस्ट प्राइस क्यू की कॉस्ट प्राइस लेते हैं। मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं,
तो यहाँ पे आप बताइए कि इसकी लागत मूल्य कितनी है, 11 एंड 16 का। हमें नहीं पता ना 11 एंड 16, तो हमने मान लिया कि ये कितना है, 11 ए मान लेते हैं इसको, और इसको 16 है, कितने रुपए पर केजी है। तो 11 ए इसकी प्राइस हो गई, 16 ए इसकी प्राइस हो गई पर केजी। ठीक। अब आगे कह रहे हैं यदि मिश्रण को 16.66% की छूट के बाद 14.28 के नुकसान पर बेचा जाता है और मिश्रण का विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रति किलो कितना होगा। तो यहाँ पे भाई हमने क्या ले लिया, अलग अलग इनका कॉस्ट प्राइस ले लिया। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे तो हम मिक्सचर या ऑल ओवर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। यहाँ तो मिक्सचर की बात हो रही है ना, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं, ये तो हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिक्सचर को 16.66 की छूट पे बेच रहा है, तो 16.66% का मान क्या होता है, ये आपको पता है, 1/6। मतलब 6 का सामान था, मार्क प्राइस, छूट किस पे दिया जाता है, मार्क पे। मतलब 6 का सामान था, इसका 16.66% की डिस्काउंट दिया, मतलब 16.66 मतलब एक का डिस्काउंट, 6 का 16.66% मतलब एक का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने पे, 5 का। यहाँ पे हमें मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया 6 एंड 5 का। कह रहा है कि छूट देने के बाद 14.28 का नुकसान पर बेचा जाता है, तो 14.28% का मान कितना होता है, 1/7। कहना यार नुकसान पे बेच रहा है ना, तो मतलब कहने का अर्थ अगर प्रॉफिट या लॉस हम जो देखते हैं वो किस पे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारी कॉस्ट प्राइस अगर 7 थी, तो 14.28% मतलब 7 का 14.28% कितना मान कितना होगा, एक। एक के नुकसान पे बेच रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई, अब कितनी आ गई, 6। यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमारा अब क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया, 7 का सामान था, 6 में बेचा। अब भाई बात तो एक ही वस्तु की हो रही है ना, तो सेलिंग प्राइस अलग अलग कहाँ से आएगा। अब क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 6 का गुणा कर देते हैं और इधर क्या करते हैं, 5 का। तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 30। और यहाँ पे कितना, सॉरी 6 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 6 यहाँ पे 36, 6 पंचे 30, यहाँ पे कितना, 7 पचे 35, यहाँ कितना, 7 6 पंचे 30। अब देख लीजिए सेलिंग प्राइस बराबर हो गई, तो आप चाहो तो मर्ज कर दो इसको, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आई, 36, 30, और यहाँ पे कितना, 35। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब हमें क्या मिला, मिश्रण का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 30 यूनिट, ये कह रहा नहीं 60 रुपए है, तो एक यूनिट का मान कितना, 2 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 70 रुपए। भाई एक यूनिट का मान 2 रुपए, तो 35 यूनिट का मान कितना, 70। तो हमारी कॉस्ट प्राइस मिल गई कितना, 70 रुपए। अब आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ में क्या आता है, क्वांटिटी का रेशियो, रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या ऑलरेडी फॉर्म में दिया है, कितने का, 2 और 3 के। अब सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करना कितना आसान है। मैंने बताया ना कि इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, और जोड़ करके क्या करते हैं, 2 3 5 ये जोड़ करके भाग देते हैं, तो करते हैं 11 दूना 22 ए प्लस 16 3 48 ए। अब भाग किसे देंगे, इनको इनको जोड़ लेते हैं, 2 3 5, और इधर कितना है, 70। तो ये बताइए कि इधर ये कितना हो जाएगा, 22 और 48 कितना, 70 ए/5, और यहाँ कितना है, 70। तो 70 से 70 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आया। ए बराबर 5 आया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो क्यू प्रकार की चीनी का लागत मूल्य। तो क्यू प्रकार की चीनी का लागत मूल्य कितने है, 16 ए है, और ए का मान हमें पता हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16 पंचे 80। ए का मान हमें पता हो गया ना, तो ए का मान रख दिया, 16 पंचे 80। कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप फंसोगे अगर आपने हमारे साथ शुरू से नहीं जुड़े हैं, तो अगर पहली बार हैं, बिगिनर हैं, तो पक्का इसमें फंसेंगे आप। तो फंसना नहीं है,
बस आपको बार बार पढ़ना है। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप बार बार पढ़ो, कम से कम जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ 3-4 बार तो आप पढ़ ही लो और समझने की कोशिश करो कि क्या क्या इसमें दिया है। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया, चलिए पढ़ ही लिया होगा और जिसने सॉल्व करना चाहा वो सॉल्व भी कर चुका होगा। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और हर 4 छलांग में खरगोश की 7 छलांग के बराबर चलता है। कह रहा है कि हर 4 छलांग में खरगोश की 7 छलांग के बराबर चलता है, लेकिन खरगोश की 7 छलांगें कुत्ते की 3 छलांगों के बराबर होती हैं। ठीक है, तो बताइए कि कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात। तो आपने ध्यान से पढ़ा, यहाँ पे देखिए कि कुत्ते की एक खरगोश का पीछा करता है और 4 छलांग में खरगोश की 7 छलांग के बराबर चलता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जितने टाइम में क्या करता है कि खरगोश जो है 7 छलांग लगाता है। कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश को पीछा करता है, तो हर 4 छलांग मतलब कुत्ता अगर 4 छलांग लगाता है तो खरगोश क्या करता है उतनी देर में 7 छलांग लगाता है। मतलब टाइम जो है इनका वो सेम है यहाँ पे। ठीक है, और आगे कह रहा है कि लेकिन खरगोश की 7 छलांगे कुत्तों की 3 छलांगों की बराबर है। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर कहाँ है? तो हम ये नहीं पता ना कि खरगोश एक छलांग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कुत्ता एक छलांग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आपको पता है? नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं। माना कि खरगोश की एक छलांग का डिस्टेंस, एक छलांग का डिस्टेंस कितना होगा? तो हमने मान लिया कि खरगोश का एक्स है, आप कुछ भी मान सकते हो। और कुत्ते का कितना है? कुत्ते की एक छलांग का डिस्टेंस हमने मान लिया वाई है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, कह रहा है ना कि लेकिन खरगोश की 7 छलांग, यहाँ पे देखा जाए तो दूनी की दूरी क्या है? खरगोश की और किसकी डिस्टेंस की बात हो रही? खरगोश की डिस्टेंस और कुत्ते की डिस्टेंस क्या है? बराबर है। डिस्टेंस वो क्या कह रहा है? बराबर है। तो अगर आप बताइए कि खरगोश 7 छलांग लगा रहा है तो मतलब एक छलांग में उसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स। तो 7 छलांग में कितनी हो जाएगी? 7x। और कुत्ते की बात कर रहा है तो कुत्ता कितना? 3 छलांग, तो 3y हो जाएगा। यहाँ से x और y का हम मान निकालना चाहें तो कितना आएगा? x y 3/7 आएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, जगह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो भाई जगह ज़्यादा लग रहा है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? एक्स और वाई का मान कितना आ जाएगा? 3/7 आएगा। ये आ गया हमारा। अब आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे बताइए मैंने क्या कहा कि टाइम क्या है? बराबर है। टाइम क्या है? बराबर है। टाइम बराबर है। और जब टाइम बराबर है तो आपको पता है कि v बराबर क्या होता है? d/t। अगर टाइम बराबर है दोनों का तो d/v। टाइम बराबर है तो खरगोश का और किसका? कुत्ते का। टाइम क्या है? बराबर है। तो खरगोश का क्या है? अगर हम टाइम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? खरगोश का डिस्टेंस कितना है? ये 7 छलांग लगा रहा है ना, खरगोश की 7 छलांग बोला है, खरगोश की 7 छलांग। तो 7 छलांग लगा रहा है तो एक छलांग की अगर एक्स है तो 7 छलांग की कितनी होगी? 7x। स्पीड, अब स्पीड तो हमें पता नहीं है भाई। पता है? नहीं पता। तो हम खरगोश की स्पीड हम मान लेते हैं वी आर, रैबिट। ठीक है, हमने मान लिया वी आर। और कुत्ते का 4 छलांग, कुत्ते का 4 छलांग मतलब 4y, एक छलांग की y तो 4y। इसकी स्पीड कितनी है हमें नहीं पता, तो v
डॉग मान लेते हैं VD। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, VD एंड VR बराबर कितना आ जाएगा, 4y बटा कितना, 7x। अब देखिए y बटा x, यहाँ x बटा y है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं 4/7। y बाई एक्स का मान कितना होगा, 7/3 होगा, 7/3। तो यहाँ रेशियो कितना आ गया हमारा, VD एंड VR का मान कितना आ गया हमारा, 4 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 4 और 3 का रेशियो। तो हमारा कौन सा सही है, ये बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं था, बात आपको है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। जो कि मैंने समझाया है समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि आपको टाइम लगेगा कहाँ से। अगर ये चीज़ें मैंने लिखी कि एक खरगोश की चाल इतनी, एक छलांग में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कुत्ता इतना कर रहा है खरगोश के डिस्टेंस, तो ये सब चीज़ें तो आपको नहीं लिखनी। आपको बस आपको पता हो जाएगा कि खरगोश के लिए मैंने एक्स माना है, कुत्ते के लिए वाई माना है, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते, इतना लिखना था आपको और यहाँ पे इतना लिखना था, और इसको सॉल्व करने में कितना सेकंड लगता है वो आपको भी पता है। ठीक है, बात समझ में आई हमारी, तो समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और रिलेट करने की कोशिश कीजिए। जो एक्चुअल वैल्यू दिया होता है उससे आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है यदि आकाश और मुस्कान की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 का है, 5 वर्ष पहले आकाश और नमन की आयु का योग 71 वर्ष था, और 6 वर्ष पहले मुस्कान और नमन की आयु का योग 51 वर्ष था, तो बताइए आकाश की वर्तमान आयु नमन की वर्तमान आयु से कितनी, कितने प्रतिशत अधिक है। तो भाई कितने प्रतिशत अधिक है या कम है, हमें बताने के लिए उनकी एज पता होनी चाहिए। जब तक एज नहीं पता होगी नहीं बता सकते ना कितनी अधिक है कितनी कम है। तो चलिए निकालते हैं। आकाश एंड मुस्कान की एज का रेशियो दे रखा है उसने। ठीक है, 5 और 3 का रेशियो दे रखा है, तो हमें रेशियो में दिया है तो हमने क्या मानना है, इसकी एज हम मान लेते हैं कि इसकी एज 5x है, इसकी एज 3x। और x क्यों मानते हैं वो भी मैंने बताया कि दोनों तरफ सेम क्यों मानते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ये एक बात बताइए कि नमन की तो हमें नहीं पता ना, तो नमन की तो हमें नहीं पता, तो नमन की तो हम मान लेते हैं कि नमन की एज कितनी है, प्रेजेंट एज ए। ये हमें क्या मिल गया, प्रेजेंट एज। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले आकाश और नमन की आयु का योग। 5 वर्ष पहले आप बताओ कि आकाश की एज कितनी होगी और नमन की एज कितनी होगी। तो आकाश की एज हो जाएगी इतनी, भाई 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है, 5 वर्ष पहले घटा देंगे ना। जैसे अगर आज आपकी एज 20 साल है, ठीक है, तो अगर 5 साल पहले कहें तो 5 क्या करेंगे, घटा देंगे, मतलब 5 साल पहले 15 साल के रहे होंगे। तो वही कहानी यहाँ भी है, 5। यहाँ पे कितना आ जाएगी भाई, प्रेजेंट एज ए -5। तो कह रहा है इनका योग 71 वर्ष है, तो इनका योग हम कर देते हैं। इनकी एज कितनी थी, 5x - 5 प्लस योग कर लिया A - 5 बराबर 71 साल। तो 5x - 10 हो जाएगा, और 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो 5a बराबर कितना, 81 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले मुस्कान की, अब भाई प्रेजेंट एज उसकी इतनी है तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 3x - 6। और यहाँ पे कह रहा है कि नमन की 6 वर्ष, तो नमन की एज तो प्रेजेंट एज कितनी है इतनी, 6 वर्ष
पहले कितनी रही होगी, a-6 रही होगी। तो यहाँ पे इनका योग कह रहा है कितना है, 51 वर्ष। तो जोड़ लेते हैं कि 3x-6 प्लस a-6 बराबर कितना, 51 साल। जोड़ लेते हैं, ये 3x प्लस a बराबर, ये 6 दूनी 12, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 कितना हो जाएगा, 63। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमें क्या, x का मान भी निकल आएगा, a का भी मान निकल आएगा, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं। तो 5x प्लस a बराबर 81, यहाँ कितना है, 3x प्लस a बराबर 63। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं। तो डायरेक्ट घटाया तो a से a कैंसिल, यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना 18, 17 जोड़ा तो कितना 80, 81, 18 आएगा यहाँ। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 9 आया। x बराबर 9 आया। तो आप बताइए किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, 45 प्लस a बराबर कितना, 81। तो a बराबर कितना, लिख देते हैं x बराबर 9 रखने पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 45 इधर गया तो कितना आएगा, ये 36, 35 80 हो गया, तो एक 81 36 a बराबर। तो कह रहा है ना कि आकाश की वर्तमान आयु नमन की वर्तमान आयु का क्या बताना है हमें, योग आकाश की वर्तमान आयु कितनी थी हमारी, आकाश की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x थी। 5 में 9 का गुणा किया तो ये कितने साल के हैं, 45 साल के हो गए। और नमन की कितनी है हमारी, नमन की कितनी आई, 36 साल। तो एक बात बताइए कि अब हमें कह रहा है ना कितने वर्ष नमन की वर्तमान आयु से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, कितना अधिक है, 9 अधिक है। परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, कितना अधिक है, 9 अधिक है, किससे, नमन से। नमन की एज कितनी, 36 इंटू 100, 9 चौका 36, 25। ये कितना आ गया हमारा, 25% आया। ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है भाई, मैं सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो हार्ड नहीं है। आप बिगनर हो या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए आपको हार्ड लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो माइंड में ये सारे इतने लंबे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप माइंड में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है, और ऐसे क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर जाओगे। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर आप रुक जाओगे, ये मैं मानता हूँ। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक कंटेनर जो है बेलन के आकार में है, मतलब वो सिलेंड्रिकल है, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यदि कंटेनर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है 15 और 29 है, तो कंटेनर का आयतन कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि रेडियस तो दे रखा है इसने कितना, 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि कंटेनर का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है इतना, तो बना के मैं दिखाता हूं। ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर मतलब क्या, गोला। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ जो होता है हमारा, वो हमारा होता है इनके चारों तरफ का, ये जो चारों तरफ है, ये हमारा होता है वक्र पृष्ठ। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये तो होता ही है, साथ में ये वाला भी और
ये वाला भी हो जाता है, जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, और जो ऊपर का पार्ट है जो होता है गोला सा नीचे का भी, वो भी ऐड हो जाता है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और वक्र पृष्ठीय मतलब वक्र मतलब घूमता हुआ, ठीक, और कुल मतलब भाई वक्र के साथ साथ ऊपर नीचे भी, बस इतना ही याद रखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारा ऐसा होता, ये चीज, ये हमारा ऐसा है, ठीक, जैसे एक पेपर को फोल्ड कर लीजिए, तो आप क्या करिए कि पेपर को कट करेंगे तो क्या कर फैलाएंगे तो कैसा बनेगा, सीधा सीधा या ऐसा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा ये, तो हमारे ये क्या था, रेडियस था, तो इसका क्या है 2 पाई आर होगा। अगर इसका मैं लेंथ निकालना चाहूँ तो ये गोला था, तो इसका कितना होगा परिधि 2 पाई आर, हाइट कितनी है h, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 2 पाई आर एच, ठीक। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई वक्र पृष्ठीय तो होगा ही 2 पाई आर एच, प्लस कितना होगा भाई इसका क्षेत्रफल, अगर मैं निकालना चाहूँ इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, भाई रेडियस तो वही है ना, तो पाई आर स्क्वायर दो है तो दो हो जाएगा यहाँ, यही हमारा होता है फॉर्मूला, सॉरी रेशियो में, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यही तो फार्मूला होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो आपको पता ही है कि 2 पाई आर एच, तो यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एच और एच प्लस आर आ गया हमारा, क्या आ गया कुल पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। लेकिन इसने दे रखा है, इसने बताया है कि 15 और 29 का रेशियो है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर यहाँ पे देख लीजिए कि एच का मान 15 है, तो यहाँ पे एच प्लस आर का 29 है, तो आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना आएगा 14 यूनिट आएगा, यहाँ से 14 यूनिट आएगा, ये 15 यूनिट, ये 29 यूनिट मान लीजिए, तो 14 यूनिट, तो आर का मान तो हमें पता है ना कितना 14 सेंटीमीटर, 14 यूनिट बराबर 14 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एच का मान हमें कितना मिल गया 15 सेंटीमीटर मिला। ऐसे कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि एच बटा एच प्लस आर बराबर कितना 15/29, तो वहां से भी निकालोगे तो वो भी उतना ही आएगा, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हमसे पूछ रहा है तो कंटेनर का आयतन कितना होगा, तो कंटेनर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या होगा 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 14 2 बार, एच का मान हमें 15 मिला है, तो 7 दूनी 14, 15 दूना 30, ठीक, 30 और कितना 14 दूना 28, 14 3 42, और 42 दूना 84, 84, और 11 हमने अलग कर दिया, क्योंकि 11 वाला होता है तो हम क्या करते हैं अलग कर देते हैं। अब जोड़ लीजिए 4, 8 4 12, ठीक है, 8 1 9, कितना आ गया हमारा 9240, ये वाला हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ये चीज़ें मैंने एक एक पॉइंट समझाने में आपको टाइम लग गया मुझे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ये क्वेश्चन आप बेसिक से भी कर सकते हो, और एक रेश मैंने बताया है कि अगर टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो वहाँ से भी आप रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15 10 जो भी है, तो आप बेसिक से निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि 7.14% दिया होता है या फिर 16.66% दिया होता है, तो फिर बेसिक से निकालना कठिन होता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, रेशियो मेथड ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि रेशियो को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आपके लिए, क्योंकि वो दोनों चीज़ें में तो याद रहेगा, तो वो आसानी से आप कर जाओगे, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल उतना टाइम लगना है। बात समझ रहे हैं ना मेरी, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे होंगे तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए, आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं किया है तो करिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरा देखिए कि मैं बता कैसे रहा हूँ। कह रहा है अनुराग ने एसबीआई में 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर x रुपए का निवेश किया, और कैनरा बैंक में 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर x प्लस 800 का निवेश किया। यदि एसबीआई से प्राप्त कुल राशि कैनरा से प्राप्त बैंक
राशि से 1598 रुपये कम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एसबीआई का हम क्या है, ये जो राशि का अंतर है ये क्या है, ब्याज का अंतर नहीं बोला उसने, राशि मतलब अमाउंट का अंतर है। तो एसबीआई का अमाउंट हम निकाल सकते हैं कि नहीं, और किसका निकालना है यहाँ पे, कैनरा बैंक का, कैनरा का तो निकाल लेते हैं दोनों। ठीक है, तो एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, तो हम पी और ए का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो इसका 10% कितना, एक एक साल में कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हमारा 11 हो जाएगा भाई। 10% उसका ब्याज मिलेगा ना। अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो उसका 10% कितना, एक एक ब्याज मिल गया तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट 11। फिर अगले साल भी यही होगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो यहाँ रेशियो हमारा कितना आ गया, 10 दहम्मा 100, 11, 121। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ अमाउंट हमारा तो क्या होगा, 121/100 इंटू एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो आप बताइए कि यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 100, यहाँ 121, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, एक्स। तो 100 यूनिट बराबर एक्स, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, x/100 होगा, x/100। तो 121 यूनिट चाहिए ना, मैं हमें हमारा अमाउंट क्या है 121 यूनिट। तो 121 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 121 से गुणा हो जाएगा। तो x/100 में 121 से गुणा किया तो 121/100 आएगा। यही तो हमने लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए अब कैनरा बैंक पे आ जाते हैं। यहाँ पे पी और ए का रेशियो कितना आएगा, तो आपको पता है कि, इसको मैं मिटा देता हूँ, 10% वाला तो समझ में आ गया ना। तो 15% का मान कितना होता है, कितना होता है, 3/20 होता है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल ये 20 है तो 20 का 15% कितना होगा, 3 होगा। तो एक साल में कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा भाई, 20 से 15% ब्याज मिल गया, मतलब 3 ब्याज मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो एक बात बताइए कि ये 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा एक साल में। फिर अगले साल 20 से 23, ये कितना हो गया, 400। और ये कितना हो गया हमारा, 529। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना आएगा हमारा, तो 529 बटा कितना, 400 इंटू कितना, x + 800। इतनी बात समझ में आई, आई गई होगी भाई। अब आ जाते हैं, कह रहा है एसबीआई से प्राप्त कुल राशि कैनरा से प्राप्त कुल राशि से इतना कम है। एसबीआई से प्राप्त कुल राशि कैनरा से, तो कैनरा से प्राप्त कुल राशि से कितना, 1598 कम है। कौन कम है भाई, एसबीआई। अगर मैं इसको 1598 दे दूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर, ये भी बराबर। एक बात बताइए कि यहाँ से हमें क्या आया, केनरा माइनस एसबीआई बराबर कितना, 1598 आया। तो ये मैं प्रॉपर आपको बेसिक से बता रहा हूँ, प्रॉपर। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप कैनरा बैंक में क्या करोगे, कैनरा बैंक से कम है तो एसबीआई वाला घटा दोगे कैनरा बैंक में, इसके बराबर दिखा दोगे 1598। और ये 1598 आया कहाँ से, मैंने वो भी करके दिखाया। तो चलिए लिखते हैं कैनरा बैंक कितना है, 529/400। ठीक है, x + 800 माइनस कितना, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ठीक है, तो यहाँ कितना, अब ये एक बात बताइए कि यहाँ पे बटे में 400 है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मान लीजिए मैं 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ। तो 4 का गुणा अगर मैं ऊपर कर दूँ और 4 का नीचे कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 का गुणा किया तो 12×4 = 4, नीचे कितना हो गया, 400 एक्स। हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भी बटे में 400 है, तो हर अगर बराबर होगा डिनोमिनेटर तो सॉल्व करने में आसानी होती है। तो 484, अब ये 400 इंटू एक्स बराबर कितना, 1598 हो गया हमारा। अब सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसका गुणा अंदर किया तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 529/400 और यहाँ कितना है माइनस का 484/400, ये भी एक्स ए भी एक्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 और प्लस 29, 16 प्लस 29 कितना हुआ 45x हुआ, 45x बटा कितना आएगा 400। ये हो गया एक्स वाला सॉल्व। तो ये 529/400 का जिसमें गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, दो दो गुणे थे 598, तो ये कितना हो जाएगा 1058 होगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1598। तो ये हमारा आप सॉल्व कर लेते हैं 15x/400, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 540 आएगा। ये सॉल्व करते हैं कितना आएगा 5 9 45, 5 1 5 5 108, तो ये कितना होगा 9 1 9 9 2 18 12। तो x बराबर 400 का गुणा 12 में किया तो 12 चौका 4800 आया। कितना आ गया x का मान 4800। तो x का मान ही तो हमसे पूछा है, तो x का मान कितना आ गया 4800। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड था, मैं आपको बताता हूँ इसलिए इतना टाइम लगता है। बाकी जब आप करोगे तो ये जैसे मैंने कहा कि 4 बट का गुणा भाग करना है तो वो आप डायरेक्टली वहीं कर सकते थे, ठीक है। और ये जैसे 10 11 का लिखा मैंने, तो लिखना नहीं था आपको, डायरेक्ट माइंड में आपको आएगा कि 121/100, ठीक है। यहाँ पे आपके माइंड में आएगा 529/400, इतना करेंगे और डायरेक्टली आपको सिर्फ इतना लिखना था। ये जो कहानी थी इतना ही लिखना था आपको, और इतना लिखने और सॉल्व करने में कितना समय लगेगा 30 से 40 सेकंड। तो मैंने क्या कहा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, बाकी हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है और आपके दोस्त के लिए भी प्रॉफिटेबल है, या फिर घर में कोई और पढ़ रहा है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, तो उनको भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए अब बढ़ते हैं, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।